नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीयूष पटेल फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके लाइफ के हर रुपए का डायरेक्शन दोस्तों बदल सकता है। टाइटल है 10 मनी सिस्टम्स टू ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंशियल लाइफ इन 2025। देखिए, पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, सिस्टम बनाना मुश्किल है। और जब दोस्तों आप सिस्टम बना देते हो, पैसा खुद आपके लिए काम करता है। तो चलिए दोस्तों, एक सिस्टम सेट करें जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं हमारे ब्लॉग पे जो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये खास बनाया इसलिए है क्योंकि कई लोगों की जो क्वेरीज आती है उससे ये समझ में आता है कि दिक्कत ये नहीं है कि कौन सा शेयर ले, दिक्कत ये नहीं है कहाँ प्रॉफिट बुक करे। सही दिक्कत ये होती है कि मैं सिस्टम कैसे सेट करूं जिससे आज अगर मैं निवेश कर रहा हूं कुछ सालों में मेरी एसेट्स बड़ी हुई हो। दोस्तों, आज का ये सेशन आपको पूरी तरह से गाइडेंस देगा। तो एक मैंने ब्लॉग पूरा ओपन किया हुआ है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया। मैंने उसका डॉक्यूमेंट भी ओपन किया ताकि आपको मैंने इसको जूम किया हुआ है, आप आसानी से इसे देख सके। राइट। जैसे मैंने बताया दोस्तों, फॉर इंडियन इन्वेस्टर स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन डजंट कम फ्रॉम गेजिंग द नेक्स्ट स्टॉक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम्स, द डेली हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट, ग्रो एंड कंपाउंड योर मनी। ये कैसे करना है इस पे बात करेंगे। साथ में मैंने एक्सेल वर्कबुक भी दी हुई है जिसमें आप लोग प्रैक्टिकली अपने डेटा सीधा फीड करके जो मैं समझा रहा हूं वो सीधे सीधा दोस्तों इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स। सो आपने नोटिस किया होगा, ज्यादा लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उस पैसे का स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई ईएमआई से परेशान, कोई क्रेडिट कार्ड से, और कोई इन्वेस्ट करूं या रुक जाओ वाले फेज में होता है। दोस्तों, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये 10 सिस्टम डिजाइन किए गए हैं। सोच के देखो, अगर आपका पैसा, खर्चा यानी कॉस्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सब एक रिदम में चले तो वेल्थ अपने आप कंपाउंड होने लगती है। दोस्तों, इसीलिए मैंने कई बार कहा है, सिस्टम सेट करोगे उस पे चलोगे दोस्तों, वेल्थ मुश्किल नहीं है। राइट। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिस्टम पे आ जाते हैं, पर्सनल बजट प्लानर। सबसे पहला सिस्टम है दोस्तों बजटिंग। और हाँ, मैं बोरिंग एक्सेल सीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 50-20-30 के इस रूल की। राइट। 50-30-20 हो या 50-20-30 हो। राइट। हम इसे कैसे यूज करेंगे दोस्तों? 50% यानी एसेंशियल्स। जो मैं 100 रुपया कमा रहा हूं दोस्तों, उसमें से 50 रुपया तो एसेंशियल्स पे खर्च होने वाला है। तो ये 50% को आप रोक नहीं सकते, ये तो करना ही है। उसके बाद दूसरा जो 50% बड़ा बचा, वो पहले 20% फॉर इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग पे निवेश हो जाना चाहिए। अगर मैं सीधा उसमें से खर्चा लाइफस्टाइल, ट्रैवल यानी ट्रैवल और एंटरटेनमेंट के पीछे करूंगा, हो सकता है इधर ज्यादा खर्चा हो जाए और मेरे पास कुछ बचे ही नहीं। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मैं 50% एसेंशियल फूड्स, ईएमआई के पीछे खर्चा करूंगा। उसके बाद का जो सीधा 20% है, ये मैं पहले से बजट कर देता हूं। यानी 100 रुपया आया, मैं जानता हूं 50 खर्चा होने वाला है, सीधा 20% जो है वो मैं पहले ही हफ्ते इन्वेस्ट कर दूं या सेव कर दूं, जिससे अब जो 30% बचा वो ट्रैवल एंटरटेनमेंट में चला जाए। क्योंकि वहां पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ये 30% पे अगर मैं 20 इन्वेस्ट कर दूंगा तो उधर कंट्रोल भी रहेगा। राइट फ्रेंड्स। सो ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, पर फिर भी बहुत से लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर शुरुआत में हो सकता है कि आप 20% नहीं भी कर पा रहे हो तो इट्स ऑल राइट। 15 करो, 10 करो, 5 करो, पर शुरुआत कर दो। बिलीव मी, अगर आप शुरुआत करते हो, आपको नहीं पता चलेगा कब आप मंथली 20% दोस्तों सेव करने लगोगे। राइट। सो एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां उदाहरण भी दिया हुआ है। अगर आप 80,000 कमा रहे हो तो 16,000 इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स कर दो। सिंपल रूल है, पहले खुद को पे करो, बाद में दुनिया को दो।
राइट। मैंने इसी का एक एग्जांपल लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एग्जांपल, कि मैं 16,000 हर महीने एसआईपी करता हूं। इसे हम एसआईपी क्यों नाम देंगे? क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप हर महीना कुछ पैसा लगा रहे हो, किधर भी लगाओ, आप गोल्ड में लगा रहे हो, एफडी में लगा रहे हो, इक्विटी में लगा रहे हो, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग सिस्टमेटिकली, दैट इज एसआईपी। 16,000 की मंथली एसआईपी मैंने फिक्स कर दी। अब मैं यहाँ पे मेरा ये जो रूल है 50-20-30, उसको काम पे लगा देता हूँ। इसका मतलब यस, यू इन्वेस्ट 16,000 पर मंथ आउट ऑफ 80,000 इनकम, राइट। हियर व्हाट दैट्स लुक लाइक ओवर। दोस्तों ये एक साल में 1.92 लाख का मेरा बचत हो जाता है। अगर मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं, कैसे, हम देखेंगे। अप्रोक्सीमेटली पहले साल मेरी वैल्यू होती है 2.2 लाख, यानी मैंने यहाँ पे 10,000 रुपया मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा तो किया, राइट। दोस्तों शुरुआत हमेशा ठंडी होती, जब आप तीसरे साल देखते हो तब तक आपने ऑलरेडी 5.8 लाख निवेश कर लिया होता है, आपकी वैल्यू 6.9 लाख होती है, और देखो 1.14 लाख ये एडिशनल आपके पास आया, जो नहीं आने वाला था। पहला तो ये 5.8 लाख भी आपके पास नहीं आने वाला था, क्योंकि अगर मैं सिस्टमेटिक बचत नहीं करता तो ये तो उड़ जाने वाला था। पर मैंने कम से कम सिस्टमेटिक बचत की, तो 6 लाख तो है मेरे पास। अब मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया, 12% रिटर्न लिया, तो मैं जो निवेश किया उससे 1 लाख ज्यादा मेरी वैल्यू है। पर जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता है, फिर कंपाउंडिंग की इफेक्ट आती है। यही चीज दोस्तों जब मैं 20 ईयर में देख रहा हूं, तो मैंने करीबन 38 लाख रुपया तो इन्वेस्ट कर दिया है, पर मेरी वैल्यू दोस्तों 1.39 करोड़ है। दिस इज कंपाउंडिंग। देखो रियल में मेरा इन्वेस्टमेंट तो खाली 38 लाख है, तो निवेश की रकम से करीबन 3 गुना ज्यादा तो मैंने बढ़ोतरी देखी है। 1 करोड़ रुपया ये एडिशनल मेरे पास आया। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया। देखो सेविंग इन्वेस्टमेंट में ये फर्क किया। 38 लाख ये भी जरूरी है, ये भी नहीं करते तो ये भी नहीं होता, पर उसे इन्वेस्ट किया तो वैल्यू आपकी 1.4 करोड़ पहुंच गई, तो 1 करोड़ ज्यादा हो गया। अब आप अपने ड्रीम को पूरे कर सकते हो। सिमिलरली इफ यू लुक इन 10 ईयर्स, देखो 19 लाख निवेश किया है, निवेश किया उसका दुगना तो कम से कम आपके पास इकट्ठा हो गया है, राइट। नहीं तो आपके पास 36 लाख 10 ईयर में आपने इकट्ठा नहीं किया होता, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन when you save consistently and you learn investing, right friends? So interpretation इसकी क्या हुई दोस्तों? Even a steady 16,000 per month SIP can cross 1 crore in 20 years with discipline। दोस्तों this is what we need to learn। That's why we said many a times कि वो इन्वेस्टर जो कंसिस्टेंट है, राइट, कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। आप कई इन्वेस्टर्स को मिलोगे जो बड़े टैलेंटेड होंगे, जिनको सब चीज आती है, सब कुछ पता है, बट दे आर नेवर गोइंग टू क्रिएट वेल्थ। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट। दोस्तों अगर मास्टरी जरूरी है तो उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। मास्टरी कम होगी चलेगा, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू आर गोइंग टू डू द मिरेकल। सो दैट्स द पावर ऑफ टाइम प्लस कंपाउंडिंग प्लस कंसिस्टेंसी। यहाँ पे तीनों चीज पे ध्यान दो दोस्तों। आपने टाइम दिया, कंपाउंडिंग हुआ, कंसिस्टेंसी हुई, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, इंक्रीज एसआईपीस बाय 10% ईयरली। ये कैसे? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी दोस्तों, आपकी इनकम बढ़ रही है। अब रूल तो 20% सेविंग का है ही आपका, तो अगर आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है, सेविंग भी बढ़ता है, तो 10% अगर ईयरली आप सिर्फ इंक्रीज करते हो, इसे क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। वापस बोलो, क्या कहते हैं? स्टेप अप एसआईपी। नॉर्मल एसआईपी में एक फिक्स रकम डाल रहा हूं, स्टेप अप एसआईपी में मैंने थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया, 10% ज्यादा एवरी ईयर, एंड यू विल रीच 1 करोड़ इन 15 ईयर और लेस। मतलब अब पहले मुझे 20 साल लग रहे थे 1 करोड़ पार करने में, राइट। 1.4 करोड़ इनफैक्ट में पहुंचा। दोस्तों अब जब मैं स्टेप अप एसआईपी कर रहा हूं, मैं 15 से भी पहले 1 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा। So if your target is reaching 1 crore, if your target is reaching 1 crore, then you can invest 16,000 per month.
हैव अ गोल टू इंक्रीज इट by 10% and you will reach before 15 year at 1 crore, right? So यह टिप क्या है जो मैंने अभी आपको बताई? Consistency is the mother of master. A consistent investor beats a talented but inconsistent one, right? तो इसे बिल्कुल नोट कर दीजिए दोस्तों. कई लोग पूछते हैं मैं कितना पैसा लगाऊं, मैं इतना पैसा लगा दूं. गलत है भाई. आप जब तक कमा रहे हो, जब तक आपके बैंक में पैसा आ रहा है, यू शुड बी अ सेवर. अभी कितना उसका कोई प्रश्न नहीं है. 20% मैंने बता ही दिया है. तो जब तक आप कमा रहे हो, आपको पैसा लगाता रहना चाहिए. आप लमसम एक बार डाल दिया फिर भूल गए, आई एम इन्वेस्टर, नॉट अ रियल इन्वेस्टर. वेल्थ नहीं बनेगी, वो वैल्यू जरूर बढ़ेगी बट यू आर नॉट एन प्रॉपर इन्वेस्टर. मैं प्रॉपर इन्वेस्टर कब हूं? जब मैं जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसको मैं प्रॉपर समझ रहा हूं, कंसिस्टेंटली निवेश कर रहा हूं, राइट? तो वो जबरदस्त बड़ी एसेट बनेगी, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब सेकंड चीज पे मैं जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा. यहाँ देखो, पहली चीज भी लॉजिकल थी, कमा रहा हूं तो निवेश करना चाहिए. चलो कितना निवेश करना चाहिए? तो आंसर मिला 20. दूसरी ये जो चीज है ये भी बड़ी लॉजिकल है, सजेस्टेड सेविंग रेट बाय इनकम. सी, जितनी मेरी कम इनकम है मैं कम सेव कर पाऊंगा, जितनी मेरी ज्यादा इनकम है मैं ज्यादा सेव कर पाऊंगा. तो मैंने 20 तो एवरेज बताया है. इफ यू आर अर्निंग गुड यू शुड इन्वेस्ट मोर. जैसे मैंने यहाँ बताया कि भी अगर मेरी मंथली इनकम 40,000 की है, मैं 20% इन्वेस्ट करूंगा, डेट्स ग्रेट. इससे मेरा इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो जाता है. यानी कल कहीं मुझे अचानक ऐसा हुआ कि भी मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा है 3-4 महीने, तो वो टाइम पे भी मैं सस्टेन रह सकता हूँ. देखो, जिंदा रहना जरूरी है. अगर मैं जिंदा हूं, मैं सक्षम खड़ा हूं, तो मैं हर मुश्किलों को पार करूंगा. पर अगर मैं खड़ा ही नहीं रह पाऊंगा तो मैं कैसे मुश्किलों को पार करूंगा? सो इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. So 40,000 आपकी इनकम, 20% you saved. This is build emergency fund plus SIPs. Now if my income is 75,000, दोस्तों जो पहला जो खर्चा है 50% वाला, वो उतना नहीं बढ़ता है. वो मैं आप बोलो मेरी इनकम डबल है, मेरा डबल खर्चा होता है, गलत बात है. बेसिक नेसेसिटी कम बढ़ती है. तो उस केस में जब मैं 75,000 कमा रहा हूं तो मेरे को 25% सेव करना चाहिए, राइट? कितना? 25%. अब ये मेरा पर्पस क्या हुआ? मैं लाइफस्टाइल को बैलेंस कर पाऊंगा और मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को मैं पूरा कर पाऊंगा. अगर मेरी इनकम 1,20,000 है मंथली, तो मैं 30 से 40% सेव करूंगा. इससे होना क्या है? एक्सेलरेट वेल्थ, बिल्कुल एक्सेलरेट हो. एड इक्विटी प्लस गोल्ड, आप अलग अलग एसेट में निवेश कर पाओगे. सो एज पर सेकंड अप्लाइड रूल, मंथली इनकम. अब जब मैंने यहाँ पे शुरुआत, पहले स्टेप में मैंने बताया कि आप 80,000 कमा रहे हो, आपने 16,000 इन्वेस्ट किया. बट नाउ व्हेन वी अप्लाइड योर सेकंड रूल कि भी 75 से ज्यादा तो 25% है, तो इस केस में अब आप 16,000 नहीं 20,000 इन्वेस्ट मंथली कर रहे हो. तो ये प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने बताया उससे कैसे डिफर करेगा? शुरुआत में मैं 16,000 निवेश कर रहा था, पर जब मैंने जाना कि मेरी इनकम तो यार ज्यादा है और इसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा 25%, तो दोस्तों मेरा निवेश हो जाता है सीधा 20,000. 20,000 रुपया जब मैं निवेश कर रहा हूं, सीधा मंथली इन्वेस्टमेंट में मेरा 4,000 रुपए का डिफरेंस होता है. दोस्तों ये 4,000 4,000 नहीं है. इससे फर्क क्या पड़ता है? इन 20 ईयर्स, जैसा हमने देखा था, 1.39 करोड़ में पहुंचा था दोस्तों, अब मैं 1.73 करोड़ पहुंच जाऊंगा. तो 34 लाख रुपए मुझे ज्यादा मिलते हैं सिर्फ 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने से. तो 4,000 इज इक्वल टू 34 लाख. इसे अगर आप गिनो कि भी आपने कितना ज्यादा निवेश किया, राइट? 16 में 4,000, यानी ऑलमोस्ट कितना हुआ दोस्तों? ऑलमोस्ट आपका निवेश हुआ यहाँ पे, जो आप एक्चुअल निवेश कर रहे थे उसका 25% ज्यादा, 16 के बदले 4. बराबर है कि नहीं? राइट? आपकी वैल्यू में भी कितना फर्क पड़ा? पड़ा ना. 1.4 करोड़ के बदले 1.73 करोड़. दोस्तों वहां पे भी आपको बड़ा जंप मिल गया, आप बड़े गोल पूरे कर सकते हो. इंटरप्रिटेशन इसका क्या हुआ? A small 4,000 month increase add 34 lakh more wealth in 20 years.
एंड यू कैन सी 10 years में भी मेरी 9 लाख ज्यादा सेविंग हो जाती है. द गेन इज नॉट लिनियर. It accelerates due to compounding. The earlier and higher you start, the easier it get to reach 1 crore goal. यानी जितना जल्दी मैं शुरुआत करूंगा मेरी लाइफ जर्नी में, और जितना ज्यादा पैसा मैं निवेश कर पाऊंगा, मैं मेरे 1 करोड़ गोल पे जल्दी पहुंचूंगा. राइट. सो टिप क्या है दोस्तों यहाँ पे? increase your investment percentage and your income rises, because essentials don't grow at the same rate as your income. जब आपकी इनकम बढ़ती है, लग्जरी चीजों पे ज्यादा स्पेंड होना शुरू हो जाता है दोस्तों. राइट. तो 25% मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो ये सारी चीजों का टेक केयर ऑफ करेगा. राइट. अब दोस्तों हमने सेविंग करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इंक्रीज करना शुरू किया. अब जो खर्चा हो रहा है, कई बार हमारा ट्रैक नहीं है कि भाई मेरा ज्यादा खर्चा किधर हो जाता है. सो सेकंड सिस्टम है दोस्तों एक्सपेंस ट्रैकर. देखिए पैसा जाता कहाँ है, यही तो सबसे बड़ा मिस्ट्री होता है. अगर आप 20 नहीं कर पा रहे हो, आपकी इनकम 80,000 है, आप 25 नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सपेंस ट्रैकर को ध्यान देना चाहिए. कहीं चाय, कहीं स्विगी, कहीं ब्रो एक पार्टी और कर लेते, इन सब चीजों में जा रहा है. राइट. सो गूगल शीट बनाओ, कैटेगरी वाइज लिखो, फूड, पेट्रोल, शॉपिंग, अदर्स. सो होगा क्या दोस्तों, एंड ऑफ मंथ मैं खुद देखूं तो मेरे को शौक मिलता है, अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था. राइट. ये तो मैं भूल ही गया था, यहाँ पे इतना पैसा जा रहा है. बस वही अवेयरनेस से सेविंग बढ़ती है. सो ट्रैक एवरी रुपी, यूज गूगल शीट्स, और कुछ ऐप भी है दोस्तों, वॉलनट, मनी की, जो कई लोग यूज करते हैं, मैं नहीं करता हूँ. गूगल शीट ही मेरे लिए इनफ है. डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, कॉलम में क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, डेट, कैटेगरी, मोड, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, नीड में जा रहा है, वांट में जा रहा है, कितना जा रहा है, एंड फाइनल क्वेश्चन, कितना नीड में गया 50 वाला और कितना वांट में गया. राइट. देखो मैंने यहाँ एक्सेल शीट ऑलरेडी बनाई हुई है. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन यूज इट. सबसे पहला था बजट प्लानर. राइट. अब मेरे को यहाँ पे मेरी इनकम डाल देनी है, पुट योर मंथली इनकम. आपकी इनकम 50,000 रुपया है, आप इधर डाल दो. राइट. आप डालोगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे ये ले लेगा. राइट. सो यहाँ पे आपको अपनी इनकम डालनी है. क्या करना है, मैंने ये एक्सेल शीट आपके साथ शेयर की है, इधर से डाउनलोड कर लो और अपनी एक्सेल शीट बनाओ आपके नाम, और उसमें अपनी इनकम डाल दो. आपको कितना किधर प्लान करना है, बजट वो क्लियर हो गया. फिर एक्सपेंस ट्रैकर मैंने बना के दिया हुआ है दोस्तों. राइट. देखो एक्सपेंस ट्रैकर सिंपल है कि भाई पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, ये पूरा मेरा महीने का 31 तारीख तक का ये लिस्ट हो गया. मैंने कितना पैसा, जैसे पहली तारीख को 850 रुपीज मेरा वेजिटेबल्स में गया, मैंने यूपीआई से पेमेंट किया, तो फूड एंड ग्रोसरीज में 11. ये तो जरूरत है, नीड है ये. राइट. ये 11वें महीने की बात चल रही है, 2025 का साल है. दूसरी तारीख को मैंने कैब को 220 रुपया दिया, ये भी मेरी जरूरत थी. राइट. थर्ड, मैं डाइनिंग आउट करने गया, मैंने कार्ड से पेमेंट दिया, डिनर था, ये 1200 रुपया हुआ, ये मेरी नीड नहीं, ये वांट में आएगा. सो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे महीने का पूरा स्केड्यूल बना सकता हूं, जिससे दोस्तों मुझे मंथली इंसाइट मिले. राइट. कि भी मेरा कितना पैसा किधर गया, मैं टोटल स्पेंड, देखो बहुत सिंपल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे. टोटल स्पेंड मेरा कितना हुआ, कितना नीड पे गया, कितना वांट पे गया. राइट. हमने पहले ही बात कर ली कि भाई 30% आपका वांट पे होना चाहिए, बाकी 50% नीड पे जाएगा, बाकी पैसा निवेश हो जाता है. राइट. यहाँ पे आपका कैटेगरी भी आ गया कि भी कितना पैसा आपने किधर खर्चा है. राइट. सो दिस इज अ सिंपल मंथली इनसाइट्स विच कुड बी यूजफुल टू यू. सेविंग प्लान पे दोस्तों मैं भी आ जाता हूं. राइट. लेट मी मूव इट हियर. ये मैं वापस से अपने ब्लॉग पे आ गया, एंड लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस कैन वर्क इन फेवर ऑफ यू. अब दोस्तों चौथा पॉइंट है सेविंग ग्रोथ प्लान. दोस्तों आप सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लाख सेव करना चाहता हूं, पर स्टार्ट कहां से करूं, मुझे 12 महीने बाद ये 5 लाख रुपए की जरूरत है.
अब अगर 5 लाख की जरूरत 12 महीने में है तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेविंग है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जब करते हो तो एक टाइम फ्रेम लंबी देते हो। शॉर्ट टर्म के लिए जब आप पैसा लगा रहे हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की बन जाता है शॉर्ट टर्म में। तो अब सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल गोल को ब्रेक करो। 12 महीने में आपको 5 लाख इकट्ठा करना है। तो अभी यहाँ पे कोई मेरे को बड़े रिटर्न नहीं मिलने वाले, राइट। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मेरी इनकी शादी है 12 महीने बाद, मैं अभी शेयर बाजार में डाल दूं, हो सकता है 5 लाख डाल दूं, 5 लाख प्रॉफिट हो जाए, 10 लाख तो मेरी तो शादी मुफ्त में हो जाए। ध्यान रखो, ये ना करो, जो 5 है वो भी चला जाएगा। ऐसी स्पेकुलेटिव चीजें नहीं करने की। आपको पता है 12 महीने में पैसे की जरूरत है तो उसको सेव ही करना पड़ेगा। सो गोल को ब्रेक करो। 12 महीने तो हर महीने कितना हुआ? 42,000, 416067 टू बी एग्जैक्ट। ये 416067 मुझे सेव करना होगा बाजू में। ये मैं 1 टका भी इंटरेस्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, राइट। और अगर कंपाउंडिंग यूज करो, टाइम है, तो थोड़ा कम अमाउंट से भी हो सकता है, राइट। ट्रैक इट मंथली, ऑटोमेट द ट्रांसफर टू सेपरेट अकाउंट और एसआईपी। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया हुआ है कि मेरे को 5 लाख इकट्ठा करना है, मेरे पास 12 महीने का टाइम फ्रेम है, तो मंथली मुझे 41,667 निवेश करना है। इसका ये डेसिमल हटा दो यार, टू मेक इट सिंप्लीफाई, राइट। अब मैं कहता हूँ यार, अब मैं तो हर वीक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरा हो जाए कंप्लीट निवेश। तो हर हफ्ता 10,000 रुपया, 10,400 निवेश करता हूँ, 12 महीने में 5 लाख। अब डेली टारगेट रखते हो, एवरी डे आई विल इन्वेस्ट 1389, सेम थिंग, 5 लाख रुपया हो गया तैयार। यहां मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं गिना है, मैंने सेविंग अकाउंट का भी इंटरेस्ट नहीं गिना है, राइट। तो अब ट्रैक कर पाओगे कि पहले महीने आपने अपना जो गोल है उसका 8 टका हासिल कर दिया, राइट। वैसे ही समय आएगा जब आप 50 टका जो आपका टारगेट है वो पूरा कर दो, राइट। ऐसे फंड को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या टाइम फ्रेम की एफडी करनी चाहिए। 12 महीने का टाइम, राइट। 12 महीने की एफडी मैंने पहले महीने के निवेश से कर दी, दूसरा जो निवेश कर रहा हूं वो 11 महीने की एफडी। इसी प्रकार से मैं टाइम एफडी भी करूं तो भी मुझे इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मैं और कम पैसे से ये 5 लाख रुपया दोस्तों इकट्ठा कर पाऊंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट सेविंग, एंड सेविंग विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, राइट। सो अब इसके बाद मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं, दैट इज डेब्ट रीपेमेंट स्ट्रेटेजी। बताओ मेरे को ये काम किया है कि नहीं। अगर आप पहले से प्रॉपर निवेशक हो तो ये कम ही रखने वाले हो, पर अगर ये हो गया है तो मैं क्या, एब्सोल्युटली दोस्तों, देयर आर टू टाइप ऑफ लोन। एक लोन को बोलते हैं गुड लोन्स और एक होती है बैड लोन्स। गुड लोन्स क्या है कि मैं लोन ले रहा हूं उस एसेट के लिए जो लोन में मुझे जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उससे ज्यादा कंपाउंड हो, राइट। अब मान लो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जिधर मुझे 12%, 15% का रिटर्न मिलता है, राइट। तो उस केस में मैं 8 टका की लोन लेता हूं तो दैट इज गुड लोन, जैसे हम कंपनीज का देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। हम कैसे देखते हैं कि भी उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपांशन के लिए लोन ली है, अब वो उनको 8-9 टका पे पड़ रही है, हम देखते हैं यार बहुत ज्यादा डेप्ट है। पर उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15 टका है, 20 टका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फंडिंग लिया उसको वो ज्यादा अच्छे प्रकार से रिटर्न पा रहे हैं। सो दैट इज गुड लोन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग एंड यू आर गेटिंग मोर रिटर्न। पर इसको स्पेकुलेटिव नहीं करने का। अब शेयर बाजार में आते हो, बोले मैं 10 लाख रुपए लोन लेके लगा रहा हूं, इंट्राडे करके बहुत कमाऊंगा, ऑप्शंस करके कमाऊंगा, डेट इज स्पेकुलेटिव। ये 10 लाख रुपए भी चला जाएगा, ईएमआई जिंदगी भर भरना पड़ेगा। ये जफा में मत जाओ, प्रॉपर निवेश जहां पे एश्योरिटी होती है, राइट। सो अब गुड लोन है, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर्टी जब हम खरीदते प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन 8-1 टका से होता है। मैं 10-1 टका की या 9-1 टका की लोन लेता हूं तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है, पर हाँ मैं 50% डाउन पेमेंट भर देता हूं, तो अब तो 50% प्रॉपर्टी की ही लोन हुई। तो इस केस में मैंने अपने आप को लिवरेज दी, राइट। इस केस में मैंने ऑप्टिमाइज किया है। तो इसीलिए कहते हैं कि व्हेनेवर यू आर परचेसिंग प्रॉपर्टी, इफ 50% फंडिंग यू आर डूइंग तो वो लोन में दिक्कत नहीं है।
उस केस में आप इस चीज में जीतते हो कि रिटर्न मुझे ज्यादा मिलते हैं जो मैं डेप्ट ले रहा हूं उससे, राइट। अब अगर मेरे सामने डेप्ट ऑलरेडी आ चुकी है, पहले से मैंने कर दिए, मुझे कम करनी है। सो डेप्ट रिड्यूसेस कंपाउंडिंग पावर, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि डेप्ट सामने वाले के लिए कंपाउंड करती है। जैसे बैंक से, एनबीएफसी से क्यों इतना जबरदस्त ग्रोथ करती है, अलग अलग इंडस्ट्री की साइकिल बदलती है, पर बैंक और एनबीएफसी की साइकिल बरसों से है, चलती रहती है। 25 साल बाद भी आप देखोगे बैंक्स एनबीएफसी लीड करेगी। अब जैसे आप यूएस देखो, तो कई इंडस्ट्रीज ऐसी थी पहले, जैसे ऑयल एंड गैस का जमाना था, उससे पहले स्टील का जमाना था, राइट। फिर ऑयल एंड गैस का आया, फिर आईटी की कंपनियों का आया। इन सब का जमाना आए, अब एआई का जमाना आ रहा है, नए नए इंडस्ट्री आएगी, पर इन सबको फाइनेंस करने वाली बैंक एनबीएफसी वहीं के वही। वो उस समय भी लीड करते थे, आज भी लीड कर रहे हैं, कल भी लीड करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग पावर उनके पास जाता है, राइट। तो मेरा कंपाउंडिंग छीन जाता है, मैं कंपाउंडिंग कम कर पाता। सो डेब्ट अगर रिड्यूस कर रहा है मेरे कंपाउंडिंग तो को, हाउ टू डिक्रीज इट, दोस्तों इसके दो अप्रोच है, राइट। मैं लेट मी एक्सप्लेन यू, वैसे बड़े सिंपल ही है ये दोनों अप्रोच दोस्तों, राइट। जस्ट स्नोबॉल पहला है, राइट। स्नोबॉल का मतलब क्या है? पहले छोटी लोन खत्म करो। होता क्या है इससे? मोटिवेशन मिलता है। 4-5 लोन है, एक लोन खत्म होगी, वाह भी तीन ही बाकी है। फिर एक और लोन खत्म कर दी, तो वो बड़ी लोन खत्म नहीं कर पाएंगे, पर छोटी छोटी जो लोन है उसको खत्म कर पाएंगे, तो मोटिवेशन बूस्ट मिलता है। सेकंड, अवलेंच। एवलेंच ज्यादा एफिशिएंट है। एवलेंच स्मार्ट लोग करते हैं, क्योंकि उनको इंटरनल गलत मोटिवेशन नहीं चाहिए, ओ 4 में से एक खत्म हो गई। रियल मोटिवेशन, रियल एफिशिएंसी किधर आती है? पे हायर इंटरेस्ट फर्स्ट, मतलब वो लोन जो ज्यादा पैसा ले जाती है। अब मेरी 4-5 अलग अलग लोन है, किसी में 8%, किसी में 10%, किसी में 12%। तो जो मुझसे ज्यादा रुपया दे रहा है, मैं उसको पहले खत्म करूं, राइट। इससे मेरी एफिशिएंसी दोस्तों बढ़ती है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं दोस्तों, स्टार्ट विथ, आप स्नोबॉल से शुरुआत कर सकते हो मोमेंटम के लिए, पर गोल रखो हमेशा एवलांच का, कि बड़ी इंटरेस्ट को मेरे को खत्म करना, राइट। एक सिंपल लाइन याद रखो, इंटरेस्ट को दुश्मन नहीं, टीचर समझो। वो सिखाता है दोस्तों हमें डिसिप्लिन। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, लेट मी शेयर विथ यू। तो क्लियर क्रेडिट कार्ड फर्स्ट, क्यों? सबसे ज्यादा ले जाता है। देन अगर आपने वो जो 45 डेज है मिस कर दिया, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, तो वो मिस नहीं करना है, उधर तो पैसा भर ही देना है पहला। देन पर्सनल लोन, देन कार, देन होम, राइट। Debt reduces compounding power because every rupee of interest paid is a rupee that don't get invested. अगर ये रुपया इन्वेस्ट हुआ होगा 15% प्लस होता, नहीं हुआ तो 15% डाउन है, 30% का फर्क पड़ गया मेरी वेल्थ में, समझ रहे हो, राइट। देखो एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है आपका, 1 लाख रुपया आपका आउटस्टैंडिंग है। अगर अगर मैंने मिस कर दिया वो 45 डे का पीरियड, मैं यहाँ पे कैश ले रहे हो तो गिन ही नहीं रहा हूं, वो तो लेने का ही नहीं कभी भी, राइट। पर अगर मैं मिस करूंगा दोस्तों, 36% का मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, डिपेंड, राइट। क्या है दोस्तों इसका ऑप्शन? हाँ, मेरा 5,000 का ईएमआई चालू हो जाएगा, मतलब ये एक ईएमआई हो गया मेरा, अगर मेरा ये आउटस्टैंडिंग रहता है तो। और ये मैं भरता जाऊंगा, ये खत्म नहीं होना है कभी भी, राइट। इसे अवॉइड करो, ये ओपन रहेगा, रिवॉल्विंग है, कंटिन्यू। पर्सनल लोन में मान लो मेरा 3 लाख रुपया है, उधर 18% लग रहा है, ईएमआई 9,000 है, चलो 36 महीने में काम खत्म। कार लोन 6 लाख है, 10%, 12,000 का मेरा ईएमआई है, 60 महीने में काम खत्म। टोटल ईएमआई में तीनों को टोटल करता हूं तो 26,000 होता है। कितना? 26,000। मैं क्या करता हूं, कर सकता हूं, यू कैन पे 30,000 पर मंथ। 26 के बदले मैंने 30,000 भरा, राइट। तो मैंने 4,000 एक्स्ट्रा भरा फॉर रीपेमेंट एक्सेलरेशन, राइट। इससे होता क्या है, अगर मैं 4,000 पहले भरता हूं, राइट, तो सबसे पहला जो ज्यादा, जो दिमाग ज्यादा पैसा खा रही है उधर भरे, तो मैं 4-4 हजार ज्यादा इधर भरना शुरू कर देता हूं, तो ये ओपन नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, राइट।
सो सी मेथड वन, एक यहाँ पे मैंने स्नोबॉल स्ट्रेटेजी में क्या होगा वो बताया है। फोकस ऑन क्लियरिंग स्मॉलेस्ट लोन फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ इंड। अब यहाँ पे अपने केस में तो स्मॉलेस्ट भी यही है और ज्यादा इंटरेस्ट वाली भी यही है। देखो क्रेडिट कार्ड 1,36,000 मैं एक्स्ट्रा 4,000 भर रहा हूँ। कितने महीने में क्लियर हो जाएगा दोस्तों? 7 महीने में। टोटल इंटरेस्ट मैंने 11,000 पे किया, राइट। सो टोटल ड्यूरेशन 7 महीने का हुआ। अब मेरी एक तो खत्म हो गई यार। 7 महीने बाद आई एम फ्री। पर्सनल लोन पे मैं आया, फिर वो 4-4 हजार रुपया फिर किधर लगाएंगे? इधर खत्म होने के बाद इधर रियूज 9,000 प्लस फ्रीड 5,000। कैसे? देखो ये भी मेरा 5,000 फ्री हो गया ना क्रेडिट कार्ड वाला, तो 5 और 4 9। तो मैं क्या करूंगा? रीयूज 9,000 प्लस फ्रीड 5,000। ऑलराइट, 25 मंथ में ये खत्म। मैंने एक रकम यहाँ पे तो भरने की फिक्स की हुई थी पहले भी। देखो कितना मैं भरने वाला था, 9,000। तो ये तो था ही मेरे पास, तो 9,000 को यूज करेंगे प्लस 5,000 दूसरा यूज करूंगा कार्ड वाला। 25 महीने में क्या हुआ? काम खत्म, है ना। 57,000 का मैंने टोटल इंटरेस्ट पे किया। मेरा 10 ईयर कितना था दोस्तों? वैसे एक्चुअली 36, राइट। अब मेरा 10 ईयर इसका कम हो गया, काम हो गया अपना दोस्तों। अब कार लोन पे आ जाते फुल। देखो ये भी मेरी जल्दी खत्म हो गई। स्नोबल मतलब मैं एक एक करके सब खत्म करता जा रहा हूँ लोन। अब खाली कार लोन बची 6,10,000 ब्याज पे, राइट। फुल 30,000 नाउ अवेलेबल। देखो वैसे मैं क्या करने वाला था? 12,000 रुपया। अब तो मेरा ये सब फ्री हो गया है, तो अब तो मैं सीधा यहाँ पे 90,000, क्योंकि ऊपर के जो लोन के इंस्टॉलमेंट थे वो, और मैं 4,000 एक्स्ट्रा करने वाला था, बराबर है। तो इस केस में दोस्तों 60 मंथ का जो मेरा ड्यूरेशन अब 28 महीने में खत्म हो गया। मैंने 82,000 इंटरेस्ट पे किया। ये क्यों किया? क्योंकि मैंने डेप लेके रखी थी। टोटल मेरा 25,000 इंटरेस्ट बच गया। इंटरेस्ट साइकोलॉजिकल गेन क्या? क्विक विंस, पोस्ट मोटिवेशन। जो दोस्तों मैं 6 साल तक डेप में डूबा रहने वाला था 60 महीने, अब दोस्तों ये काम मेरा खत्म हो गया दोस्तों 28 महीने में। क्यों? मैंने 4,000 ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, राइट। तो यस, दिस इज अ एफिशिएंट मेथड। दूसरा तरीका, अब मैं अवलेंच पे आ जाता हूँ, राइट। इंटरेस्ट एफिशिएंसी। इसमें मैंने क्या किया था दोस्तों? फोकसिंग ऑन क्लियरिंग हायर इंटरेस्ट लोन फर्स्ट। चलो क्रेडिट कार्ड वैसे भी आई है, मैं 4 महीना ज्यादा यहाँ पे पे कर रहा हूँ। मंथ टू क्लियर 7 मंथ, टोटल इंटरेस्ट 11,000 भर दिया। 7 महीने में बात खत्म हो गई दोस्तों मेरी, राइट। अब तो इस केस में अब हमने दोनों स्ट्रेटेजी देखी, राइट। जहां पे मेरा टोटल इंटरेस्ट सेव हुआ 32,000 एंड आई एम फ्री। साइकोलॉजिकल गेन, स्लोअर विजिबल प्रोग्रेस बट मैक्सिमम मनी सेव्ड। सो मेरी कंपैरिजन समरी क्या होती, राइट। स्ट्रेटेजी स्नोबॉल, ये क्लियर फास्टेस्ट, यस, क्योंकि स्मॉल स्मॉल लोन पहले खत्म हो जाती है। इंटरेस्ट 25,000 का बचा, मोटिवेशन क्विक विन का मिला, बेस्ट फॉर इमोशनल डिसिप्लिन। जब मैं एवेलेंस स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, राइट, तो क्लियर फास्ट नो, क्योंकि कुछ बड़ी लोन होती है जो लंबी होती है। इंटरेस्ट मेरा इस केस में ज्यादा बचता है, और मोटिवेशन मेरे लिए क्या है? लॉजिकल सेवर है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। सो बोनस इनसाइट क्या हुआ दोस्तों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर 30,000 रुपया, इफ द 30,000 यू यूज टू पे लोन्स, ये बिल्कुल ध्यान रखो दोस्तों, वॉज इन्वेस्टेड 12%, मैंने बचाया इतना रुपया। अगर मैं 12% के लिए इसको निवेश भी कर रहा हूं, एवरी 1 लाख अवॉइडेड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड। दोस्तों ये मुझे 10,000 की एक एडिशनल इनकम दे सकता है, 10,000 पर ईयर अर्न, राइट। यानी जितना मैं बचा रहा हूं फटाफट लोन पे करके, वो जो आप डाल रहे हो पैसा, वो आपके लिए एक इनकम बनने वाला है। दैट्स व्हाई क्लियरिंग डेब्ट अर्ली इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, राइट। तो मैंने कोट एक लिखी हुई है यहाँ पे, अ रुपी सेव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट इज इक्वल टू अ रुपी अर्नड फ्रॉम कंपाउंडिंग, एंड समटाइम इवन मोर बेटर, right friends?
दोस्तों अब मैं आ जाता हूं इन्वेस्टमेंट सिस्टम के ऊपर। दोस्तों छठा सिस्टम, इन्वेस्टमेंट स्टार्टर प्लान। कैसे करेंगे, मैं शुरुआत कैसे करूं निवेश की। दोस्तों इंडिया में ज्यादा लोग पैसा सेव करते हैं पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते एफिशिएंटली। अगर आप बिगनर हो, अभी आपने शुरुआत किया है, तो स्टार्ट विथ दिस मिक्स जो मैंने मिक्स दिया हुआ है। 60-65% दोस्तों मैं इक्विटी में निवेश करूंगा। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं। बट 60% आई एम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। वो म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो डायरेक्ट स्टॉक हो सकता है, एनीथिंग। 20% आई विल इन्वेस्ट इन डेप्ट, दैट इज फिक्स सिक्योरिटी, जहां पे लिक्विड शॉर्ट टर्म आ गया। 10% आई विल इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ हो सकता है या गोल्ड हो सकता है, ये हैज देता है मुझे। जैसे इक्विटी की जो मैंने पहले बात की दोस्तों, राइट, वो मुझे ग्रोथ देता है, वो सपनों को पूरा करने में काम ले देता है। फिक्स सिक्योरिटी जो है, डेप्ट, लिक्विड फंड, ये मुझे स्टेबिलिटी देता है। गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ ये मुझे हेजिंग देता है, राइट। जब दुनिया के सामने चैलेंजेस होते हैं, बाजार परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ऐसे समय पे गोल्ड आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, राइट। और 10% यू कैन इन्वेस्ट इन रिट्स, राइट, REITS, राइट। सो रिट्स में जब आप निवेश करते हो दोस्तों, वो आपको एक्सपोजर देता है किस चीज का, रियल एस्टेट का। क्योंकि आपको आज नहीं तो कल 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर आपको घर लेना हो सकता है, या आपको इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना हो सकता है। तो वो टाइम पे अगर रिट्स में पैसा जमा होगा, वो आपको काम लगेगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने 5% जो लिखा है, राइट, ये क्या है, इंटरनेशनल इंडेक्स। मतलब इक्विटी में 60% जो आप लगा रहे हो, उसमें 5% आप इंटरनेशनल भी लगा सकते हो, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, राइट। नए निवेशक शुरुआत में भारत से ही शुरुआत करें, राइट। सो दिस इज अ नॉर्मल, ये बैलेंस्ड थाली है। थोड़ा टेस्ट, थोड़ा सेफ्टी और थोड़ा ग्रोथ, राइट। अब इसे हम कैसे काम कराएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स फंड लिखे। नए निवेशकों के लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए निफ्टी 50 की कंपनीज पे। आप लोग दोस्तों पहले ज्यादा ध्यान दो। अब ऐसे कई लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 की कंपनियां बहुत अच्छी नहीं होती है, निफ्टी 50 की कंपनियां कल निफ्टी से निकल जाती है, कल दूसरी कंपनी आएगी। वो सब बातें जाने दो, सबसे ज्यादा सेफ्टी निफ्टी 50 देती है। जो कंपनियां निफ्टी 50 से निकल भी गई है, वो जीरो नहीं, वो अभी भी परफॉर्म कर रही है, वो अभी भी कंसिस्टेंट है। पर कुछ न्यू एज कंपनियां आ गई, राइट, जिनका ग्रोथ ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनियां नहीं दे रही है पैसा, पर नए निवेशक के तौर पे मेरा ध्यान निफ्टी पे होना चाहिए। निफ्टी 50 रिलेटेड कंपनी पे मैं ज्यादा फोकस करूं, ये पैसिव कोर होना चाहिए मेरा, राइट। फिर 20-25% फ्लेक्सी कैप फंड। सो व्हाट इज फ्लेक्सी कैप फंड? फ्लेक्सी कैप फंड जो म्यूचुअल फंड में अवेलेबल होते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अलग अलग शेयर ले सको। अगर आपका फंड सफिशियंट 5-7 लाख का हो चुका है, तो आप डायरेक्टली इक्विटी में निवेश कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास चॉइस है, आप डिफरेंट स्टॉक्स ले पाओगे, राइट। तो फ्लेक्सी कैप फंड आपका खुद का हो या फ्लेक्सी कैप फंड म्यूचुअल फंड का हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, यहां पे आप एलोकेट करते हो अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल। तो आप पूरे पूरा, अभी तो नए नए शेयर बाजार में आए हो, सीधे सीधा स्मॉल कैप पे टूट पड़ते हो। आपको सीधा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, गलत बात है। शुरुआत में आपका मेजर फंड लगना चाहिए निफ्टी 50 कंपनी पे, जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहे, वो भी ग्रोथ करने वाले। और 20-25% आप लगाओ फ्लेक्सी कैप में, ताकि आपको मिड स्मॉल का भी कुछ फायदा मिले। वहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, ड्रॉडाउन ज्यादा आएंगे, पर फिर भी बचे रहोगी, क्योंकि आपका मेन पैसा लगा है निफ्टी 50 में। क्लियर है? डेप्ट और लिक्विड की जो मैंने बात बताई दोस्तों, ये प्योर आपके लिए फिक्स सिक्योरिटी हुई, फिक्स सिक्योरिटी, राइट। तो डेब्ट और लिक्विड जो आपको फिक्स्ड सिक्योरिटी सेफ्टी देता है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा समय जब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो टाइम पे बाजार नहीं काम लगेगा, बाजार डाउन भी हो सकता है। बाजार 3-3 साल नहीं चलता है। आपने आज से इन्वेस्ट करना शुरू किया, 2-3 साल ना चले, इसका मतलब बाजार खराब नहीं है। लोग सीधा गालियां देने लगते, उनको पता नहीं है बाजार की स्टाइल है, वो 2-2, 3-3 साल नहीं चलेगा, फिर 3 साल में सीधा छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देता है।
फिर वापस 2-3 साल नहीं चलता है। तो ये आपको इनकी एवरेज लेनी चाहिए। देखो 2019 के बाद बहुत डिमेट अकाउंट इंडिया में मैक्सिमम, क्योंकि पहले 2-3 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, अब तो यूनिक डीमेट अकाउंट भी 10 करोड़ पार हो चुके हैं। और ये जो मैं 2 करोड़ बोल रहा हूँ ये भी यूनिक नहीं, टोटल डीमेट अकाउंट है। ऐसे डीमेट अकाउंट तो भी 25 करोड़ हो गए। कितने ह्यूज दोस्तों अकाउंट ओपन हुए हैं। अब नए निवेशकों जिन्होंने 2019-20 के बाद निवेश किया उन्होंने बढ़िया रिटर्न देखे थे 2020 के बाद, राइट, 20 से 24 जबरदस्त रिटर्न। तो उनके दिमाग में आ गया था कि ये तो बाजार यानी 15-20 नहीं 20-25% रिटर्न दे देता है। भाई वो टाइम ऐसा था, क्योंकि कोविड के झटके से एकदम लो बेस से आपने रिटर्न देखे, वो परमानेंट नहीं होते। मैं कितनी बार अलग अलग सेशन में मैंने ये समझाया है, हमेशा रिजनेबल उम्मीदें रख, नहीं तो आपकी उम्मीद टूटेगी। राइट, देखो ये साल का करेक्शन आया, अब एवरेज हो जाएगा। ऐसे करेक्शन बार बार आएंगे, आपको अपनी उम्मीद 15-18% रखनी चाहिए, पर वो भी आपको टाइम लगेगा वो पहुंचने में। शुरुआत में रिटर्न धीमे धीमे बढ़ते हैं, बराबर है। तो काम लग सकता है डेप्ट। और दोस्तों हर एसेट्स का कुछ ना कुछ कमाल है। जैसे अभी गोल्ड में जबरदस्त रैली आई, तो कुछ लोग अभी गोल्ड और उसके पीछे पड़े। भाई तो अब तक क्या कर रहे थे इतने समय से? आप मेरे को एक हमारी मीटिंग बताओ जहां पे हमने गोल्ड रिकमेंड नहीं किया, राइट? वी हैव बीन रिकमेंडिंग इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इन लॉन्ग टाइम, एंड आवर मेनी इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग एसआईपी इन गोल्ड। आज बहुत अच्छा उनका वहां पे पोर्टफोलियो बन चुका है, तो इक्विटी भी है, गोल्ड भी है, एवरीथिंग इज देयर। पर आप रैली देख के गोल्ड में घुसे, अभी आपको करेक्शन का सामना करना पड़ेगा। जब बाजार में रैली आएगी तब आप बाजार में आओगे, बाजार में करेक्शन का सामना करना पड़ेगा हर एसेट्स में। ये प्लस माइनस दोस्तों होता है, राइट? अभी बाजार टूटा हुआ है, बाजार करेक्शन में है, यहां इन्वेस्ट करना चाहिए बाजार में, राइट? सिमिलर थिंग इन रिट्स, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट? पर यस देखो, ये अगर आप इसको 60 गिनो, यहाँ पे 80 गिनो, गोल्ड में और 10, तो दूसरा 10% किधर जाएगा, राइट? ये 5% तो इसी का पार्ट है, इक्विटी का। तो वो 10% रीट्स का है दोस्तों, राइट? लेट मी चेक, मैंने जो आपको ब्लॉक दिया उसमें है कि नहीं, कि मेरी गलती हो गई है? इधर गया। देखो इधर रिट्स आना चाहिए। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद मैं इधर सुधार दूंगा मेरी गलती, राइट? 10% विल बी इन रिट्स, ऑल राइट। तो ये निवेश से होगा क्या, आपका रियल एस्टेट में भी निवेश हो जाता है। तो इंडिया में अर्बनाइजेशन वैसे भी बहुत बढ़ने वाला है, तो प्रॉपर्टीज के जो दाम ऑलमोस्ट 8-1% से बढ़ेंगे। देखो अभी इतने अच्छे नहीं बढ़े हुए थे, पिछले 2-3 सालों में ग्रोथ हुआ है, पर अगर आप दशक देखो तो फ्लैट था। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा निवेश है। जैसे गोल्ड ने कमाल दिखाया, वैसे रियल एस्टेट भी कमाल दिखाएगा, इक्विटी भी कमाल दिखाएगा। एवरी हर एसेट्स में अपना कुछ ना कुछ निवेश होना चाहिए, राइट? अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच में, राइट? जब आप फंड्स की बात करते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि फ्लेक्सी नाम से ही समझ समझ जाओ। फ्लेक्सी कैप का मतलब है फ्री टू चूज अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल। मतलब आप जनरली जैसे हमारा फंड है, तो हमारे फंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 50% हमारा लार्ज कैप में निवेश है, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में। पर हम बंदे नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो गया है। तो हम कह सकते हैं हमारा मल्टी कैप है, पर हम बंदे नहीं है। ये भी हो सकता है कल हमें स्मॉल कैप्स में, मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, हम वहां भी डाइवर्ट हो सकते हैं, वहां पे हमारा वेटेज बढ़ सकता है। तो वो फ्लेक्सी कैप हुआ। फ्लेक्सी कैप में यू आर फ्री टू चूज अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड दिस इज गुड। मल्टी कैप में नियम है 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो कोई एक में आप 50 भी कर सकते हो, पर 25 तो रखना ही है आपको, राइट? तो मल्टी कैप आप अपने लिए फिक्स मत कर दो, शुरुआत में आप मल्टी कैप में देखो, राइट? कि कहीं पे भी मेरे को 25% रखना है, ताकि आप लार्ज में भी 25 से नीचे ना चले जाओ, क्योंकि वो लालच बहुत होती है नए इन्वेस्टर्स, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, यहाँ पे रिस्क मॉडरेट है दोस्तों, जबकि मल्टी कैप में रिस्क हाई है, राइट? सो फ्लेक्सी इज इक्वल टू फ्रीडम, मल्टी इज इक्वल टू मैंडेटरी। मैं और एक एडवांस ऑप्शन पे भी दोस्तों आना चाहूंगा, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब मल्टी कैप नहीं या फ्लेक्सी कैप नहीं, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं मल्टी एसेट। दोस्तों ये क्या है, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया, असल में ये मल्टी एसेट की मैंने आपको बात की है।
हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि भी अच्छा आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, वेरी गुड, दे दो हमारे फंड में। नो, हम हमेशा पूछते हैं, अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं भाई एफडी भी है कि नहीं है करोड़ की। कोई कहता है मेरे को हर महीने का लाख का एसआईपी आपके फंड में करना है, हम कहते हैं भी लाख एफडी में भी कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो 50 उधर करो, 50 इधर करो। बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। इससे क्या होता है कि जब बाजार गिरता है तो उनके पास भी, यानी इन्वेस्टर के पास भी जगह होती है बाजार में पैसा लगाने की। अगर पहले से ही पूरा पैसा ले लिया है, उनके पास और कोई पैसा लगा ही नहीं है, तो ये हमारी गलत स्ट्रेटेजी हुई, राइट। तो हम भी पहले से क्लियर रखते, यू शुड ऑलवेज यूज मल्टी एसेट। आप अपने लिए कैसे बना सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू डिसाइड बिटवीन इक्विटी, गोल्ड, रिट्स और डेप्ट, तो ऐसे फंड अवेलेबल है बाजार में जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनका नाम होता है मल्टी एसेट। आप देखोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए ये एक एसेट में नहीं, ये मल्टीपल एसेट्स में डालेंगे। ये इक्विटी में, गोल्ड में, रेट्स में, टैप में, हर जगह जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां डालेंगे। ये आप भी कर सकते हो। मैंने जो आपको बताया 60-20-10-10, ये आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपका खुद का हो गया। सो इन्वेस्ट इन 3 एसेट्स मिनिमम। 3 में तो होना चाहिए, 4 है तो ग्रेट, राइट। ऑटो एडजस्ट एलोकेशन विद मार्केट साइकिल, मतलब जब बाजार, अभी जैसे बाजार करेक्शन में है, सो आई विल इन्वेस्ट इन इक्विटी मोर, डेप में कम, गोल्ड में कम, रिट्स में कम। बाजार चलेगा इधर से, बाजार मान लो इधर से चल के 30,000 जाता है, जो मैं उम्मीद रख रहा हूं कुछ समय में आ ही जाएगा, तो वो समय पे बाजार महंगा हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी पी फेयर के करीब है, वो पी महंगा हो जाता है। तो क्या होता है, पी महंगा है, आपको डिविडेंड यील्ड कम आएगी। उस समय हमें वहां से प्रॉफिट बुक भी करना है, और उस समय वहां ज्यादा पैसा नहीं डालना है। वो टाइम है दोस्तों डेप्ट में पैसा लगाने का। मतलब आप अपने वेटेज को डेप्ट, गोल्ड, रेट्स में बढ़ा सकते हो, क्योंकि उधर आपको थोड़ी सेफ्टी मिलेगी। रिट्स में इतनी नहीं, पर गोल्ड और डेप में जरूर मिलेगी, राइट। सो ये पूरा बैलेंसिंग के लिए है जो आप कर सकते हो। सिंपल है ना, बाजार गिरे तो बाजार में ज्यादा, बाजार चले तो डेप, गोल्ड, रिट्स में ज्यादा, राइट। ऑटो एडजस्ट अलोकेशन विद मार्केट साइकिल्स मैंने बताया। दिस गिव स्मूथर रिटर्न्स विथ लोअर ड्रॉ डाउन। अब जब दोस्तों हम कहते 100 के 100% हमको दे दो, हम इक्विटी में डालेंगे, हम तो हमारे फंड में भी हमेशा कैश रखते हैं। वी आर ऑलवेज कैश रिच इन अवर फंड, क्योंकि मौका कब मिले किसी को पता नहीं, राइट। सो आपको भी रखना चाहिए, पर उसके साथ मैंने तो पूरा आपको डेप में कितना पैसा डालने को बोला है, 60 के अपार्ट 20, और गोल्ड भी फिक्स में आ गया, राइट। तो आपने ऑलरेडी जब वहां पे पैसा डाला है जिसमें बाजार की इफेक्ट नहीं है, जब बाजार 25% गिरेगा, ऐसे समय पे दोस्तों आपका अगर पूरा बैलेंस फंड है, ये 7, 10, 12% गिरेगा, राइट। तो ड्रॉ डाउन में आप बचते हो, वो समय पे आपको फंड की जरूरत है तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आती। पर आप पूरे पूरा इक्विटी में डाल देते हो तो ड्रॉ डाउन में मुश्किलियां होती है। बाजार 25 गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो 30 गिरेगा, राइट। सो यू कैन डू इट नाउ। सी, हम जो अभी हमारा नॉर्मल फंड है, अब वो फंड में हमें परमिशन नहीं है, हमारे फंड में भी, कि हम गोल्ड, रीट्स में इन्वेस्ट कर सके, हम फिक्स सिक्योरिटी में यूज निवेश करें। तो वी आर लुकिंग फॉर फ्लेक्सी कैप फंड। पर अभी क्यों करें, ये टाइम थोड़ी ना है अभी फ्लेक्सी कैप का भी मैं डेप में ज्यादा निवेश करूं, गोल्ड में ज्यादा निवेश करूं। ये टाइम पे वो महंगा है। सो व्हाट वी विल डू, 30,000 आने दो बाजार को, हम भी प्लान कर रहे हैं, वी विल लॉन्च अ न्यू फंड एट 30,000, क्योंकि वो टाइम पे इक्विटी से ज्यादा मुझे डेप्ट की, मुझे सेफ्टी चाहिए। तो रैली में सेफ्टी नेट बनाओ, करेक्शंस में इक्विटी पे फोकस करो, राइट। तो इससे क्या होगा, ड्रॉडाउन में आप बचे रहोगे, क्योंकि बाजार में आने वाले 10, 15, 20 साल आप निवेश करने वाले हो। आप खाली रैली नहीं देखने वाले, आप फॉल भी देखोगे। ठीक बात है, जब रैली होगी तो जिनका प्योर इक्विटी में पैसा होगा उनका रिटर्न ज्यादा बढ़ेगा आपसे, तो उनके रिटर्न से अपने को जलना थोड़ी ना है। आज वो रैली देख रहे हैं, कल वो फॉल भी देखेंगे। फॉल में वो घबरा गए होंगे, क्योंकि प्योर इक्विटी वो टाइम पे दोस्तों आपका ड्रॉडाउन बिल्कुल कम होगा। तो जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हो तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दोस्तों आपके अच्छे होते हैं, राइट। तो किसी के कुछ समय के रिटर्न देख के अट्रैक्ट नहीं हो जाते, उनकी स्ट्रेटेजी समझो, आप जो स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो वो समझो, ऑलराइट। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सम लीडिंग फंड्स जैसे 10 ईयर कगार में उन्होंने माइनर अंडर परफॉर्मेंस दिया है इंडेक्स को। क्यों,
एज आई सेड एज आई सेड उन्होंने फ्लेक्सी कैप रखा है, जहां पे फिक्स सिक्योरिटी में भी उनका निवेश है, तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब बाजार ने पिछले 10 साल में दोस्तों ऐसा भी टाइम आया था जब 20-20% बाजार गिरा था, वो टाइम पे वो खाली 60-60% गिरे थे, तो अब बचे भी तो रहे। परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों? आउट परफॉर्म करते हो आप करेक्शन, स्लाइटली अंडर परफॉर्म करते हो इन रैलीज, बट यू आर एक्सट्रीमली सेफ। 100% इक्विटी से दोस्तों ये ज्यादा सेफ है। सो दिस इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु वांट सिंपलिसिटी plus diversification plus discipline in one SIP, and you can do it at your own। बराबर, ये आप अपने आप कर सकते। दोस्तों सातवां सिस्टम है इमरजेंसी फंड। जिंदगी के कर्व बॉल, गुगली कभी बता के नहीं आते। जॉब लॉस, बिजनेस में दिक्कतें, हेल्थ इशू, सब को एक फंड संभालता है, और वो फंड का नाम क्या है? योर इमरजेंसी फंड। सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, मंथली एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। अब मंथली एक्सपेंस तो आपको पता ही है, जैसा अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, योर सैलरी इज 80,000। मंथली एक्सपेंस वो लग्जरी नहीं, मंथली एक्सपेंस जो आपके बेसिक नेसेसिटीज है 50% है, तो 40,000 तो हो गए आपके मंथली एक्सपेंस। उसमें और 10-15 हजार दूसरे आप लग्जरी के भी ऐड कर दो, तो जो मंथली एक्सपेंस हुए मल्टीप्लाई बाय 6, वो होगा आपका इमरजेंसी फंड, राइट। सो अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट विद जो यहाँ पे मैंने जो आपको मिक्स बताया है उसी से, राइट। सिंपल फॉर्मूला 6 मंथ की मैंने बता दी आपको। स्प्लिट 40% कहाँ पे जाना चाहिए वो पैसा? देखो यहाँ पे मैंने बताया, मंथली एक्सपेंस मेरा 60,000 है, इमरजेंसी कितना होना चाहिए फंड मेरे पास? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, इट इज 3,60,000। स्प्लिट अक्रॉस, कैसे हम स्प्लिट इसको करेंगे? 40% बैंक में, सेविंग अकाउंट, 2-2.5% मिलता है, ज्यादा नहीं है, पर ये इमरजेंसी फंड है। फिर 40% लिक्विड फंड, क्योंकि उधर मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी से कम मिलेगा, सेविंग से ज्यादा मिलेगा, तो थोड़ा ऑप्टिमाइज भी होगा, और ये भी मैं पैसा कभी भी निकाल सकता हूँ। और उसमें भी 20% में एफडी कर सकता हूँ, क्योंकि ये कभी आपको जिंदगी में 4-5 बार ही काम लगने वाला है इमरजेंसी फंड, राइट। तो जब काम लगे, पूरे पूरा हो सकता है 6 महीने का, नहीं तो आपको टाइम भी मिलेगा वो एफडी ब्रेक करने। सो 20% ब्रेकेबल एफडी, तो थोड़ा और इंटरेस्ट मेरे को मिले। बस ये रूल फॉलो करो, टेंशन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री नाइट, बराबर कि नहीं, राइट। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डेट। तो दोस्तों आठवां सिस्टम है 14 डे एक्सपेंस कट चैलेंज। हाउ? मुझे पता है आप मेहनत से पैसा कमाते हो, पर वेस्ट भी उतनी स्मार्टनेस से कर देते हैं अपन। तो बस 14 दिन का चैलेंज लो, 14 डेज का। सब्सक्रिप्शन कट करो जो काम के नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं। इट एट होम, इम्पल्स बाय मत करो। कुछ भी नई चीज बाय करनी है, वेट फॉर 2 days, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। इफ यू आर बाइंग इन अर्जेंट, ऑटोमेटिकली उसकी जरूरत पता चल जाएगी, राइट। आप हैरान हो जाओगे कितना पैसा बच जाता है बिना क्वालिटी सेक्रीफाइस किए। सो व्हाट आई हैव गिवन, ट्रैक एवरी एक्सपेंस, मैंने आपको बता दिया कैसे। रिप्लेस कैफे कॉफी विद होम ब्रू, कैंसल अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, बाय ग्रोसरीज वीकली नॉट डेली, अवॉइड इम्पल्स परचेसेस, रिव्यू इंश्योरेंस एंड ईएमआई। क्या मेरे को वो वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है? क्या ये ईएमआई कम हो सकते हैं, राइट। यूज यूपीआई लाइट और डिजिटल वॉलेट्स, नॉट फॉर कैशबैक but for control and tracking. Rewards are small, but digital visibility is huge. कैसे ज्यादा ये दोस्तों ट्रैकेबल होता है, राइट। सो मैंने इसी का लिस्ट भी आपको या एक्सेल में दिया हुआ है, राइट। या आप यूज कर सकते हो। मैंने डेप प्लानर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर ही दिया सब कैलकुलेशन में। यहाँ पे इमरजेंसी फंड मैंने बना दिया यहाँ पे। फिर एक मिनट, राइट, इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया अपना, कौन से फंड में पैसा डालना है,
राइट। 14 डे चैलेंज किधर गया? ये रहा, दिस इज माई 14 डे चैलेंज, राइट। अब मैं किधर जा रहा हूं? अब मैं और आगे बढ़ रहा हूं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। चलो, तो नाइन्थ सिस्टम है दोस्तों, मनी माइंडसेट रिसेट। यहां पैसा नहीं, सोच बदलनी होती है। सो आस्क योर सेल्फ फ्यू क्वेश्चंस। मैं पैसे से डर रहा हूं या सीख रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं? दैट्स ग्रेट। व्हाट मनी हैबिट्स हेल्प और हर्ट मी? राइट। तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं फाइनेंस के। डू आई इन्वेस्ट रेगुलरली और ओनली आफ्टर सरप्लस? मेरे को रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। व्हाट डज फाइनेंशियल फ्रीडम मीन फॉर मी पर्सनली? राइट। मैं इंप्रेस करने में पैसा उड़ाता हूं या एक्सप्रेस करने में? सो रिमेंबर दिस लाइन, माइंडसेट डिसाइड्स मल्टीप्लायर। अगर सोच रीच है तो वेल्थ ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। एंड डू नॉट फॉरगेट, कंसिस्टेंसी always beats cleverness. Be a consistent investor, right? Let us move to 10th, and that is retirement planning guide. How we will use this, friends? Plan backward. कैसे? From your goal. अभी 25 हो या 45, रिटायर एक दिन सबको होना है। आज का 20,000 SIP अगर 10% से चले तो 25 साल में 1.7 करोड़ बन सकते हैं। सो एक कोट याद रखो, रिटायरमेंट कोई एज नहीं, एक बैंक बैलेंस होता है। जब वो हो गया, यू कैन टेक रिटायरमेंट। वो नहीं है, वी कांट टेक रिटायरमेंट एट एनी एज। सो प्लान बैकवर्ड, जैसे मैंने बताया, एग्जांपल मैंने दिया 3 करोड़ बाय एज 60 आई वांट टू क्रिएट इट, व्हाट आई विल डू? इफ यू आर 30 नाउ एंड एक्सपेक्ट 12% रिटर्न, इन्वेस्ट 13,000 पर मंथ SIP। मेरी 13,000 की SIP मुझे 3 करोड़ के मेरे AUM पे पहुंचा सकती है। मुझे मंथली इनकम बढ़िया हो सकती है, राइट। क्योंकि बाजार में जब आप निवेश कर रहे हो, बाजार ऑलरेडी आपकी एक मंथली एनुअल इनकम सेट करता जाता है, आपकी डिविडेंड यील्ड बढ़ती रहती है। ये होता है कि जो आपने निवेश किया बाजार में, उतना तो आपको डिविडेंड में आने लगे व्हेन यू गिव सफिशिएंट टाइम। तो एक तरफ से बाजार आपको डिविडेंड हर साल देता जाएगा, एक तरफ आपकी जो फिक्स सिक्योरिटीज है वो इंटरेस्ट देती जाएगी, राइट। हाँ, देखो कई लोग, मैं ये प्रश्न का जवाब भूल गया, कई लोग पूछते थे कि भाई गोल्ड की फेयर वैल्यू क्या है? किसी ने पूछा था, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं है उनका, अपने ग्रुप में। सो हाउ कैन आई अप्रोच गोल्ड एज अ फेयर वैल्यू? तो ये चीज ध्यान रखो, कोई भी ऐसी एसेट जो मुझे कैश फ्लो नहीं देती, उसकी मैं फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं। क्योंकि फेयर वैल्यू, वो कितनी फेयर कीमत है कोई भी एसेट की, वो फेयर वैल्यू निकालने के लिए मुझे नंबर वन क्या चाहिए? कैश फ्लो कितना दे रही है। जितना बढ़िया कैश फ्लो, जितना कंसिस्टेंट कैश फ्लो, जितना ज्यादा कैश फ्लो, उतनी फेयर वैल्यूएशन में अच्छी एक्सपेक्ट करूंगा। जितना कैश फ्लो में ग्रोथ आता है, उतना ज्यादा फेयर वैल्यू दे सकता हूं। पर अगर कैश फ्लो नहीं है तो मैं उसके वैल्यूएशन कैसे निकाल पाऊंगा? तो आप कैश फ्लो से नहीं निकाल पाओगे, बराबर है। पर जब आपने ये 3 करोड़ की एसेट्स बना दी, फिक्स सिक्योरिटीज आपको इंटरेस्ट देगा, चलो गोल्ड तो इंटरेस्ट देगा नहीं, एक वैल्यू होगी, रेट्स होगी, और आपके पास रियल एस्टेट एचुअल होगी, वो आपको रेंटल इनकम देगी, राइट। तो आपकी एनुअल इनकम आपने फिक्स कर दी है, राइट। अगर मैं 1 करोड़ इकट्ठा करना चाहता हूं 30 साल, तो मैं 4300 SIP करूंगा तो भी ये तो हो गया। 3 के लिए कितना था? 13,000 रुपए। 2 करोड़ इकट्ठा करना है 25 साल, 15,000 का टारगेट रखो। आपके पास टाइम कम है, यू विल हैव टू इन्वेस्ट 25 ईयर टू गेट एट 2 करोड़ इन 25 ईयर। 30 साल है, 5 करोड़ जी, 21,700। तो अभी मैंने आपको वैसे भी इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार भी बता दिए। स्टार्ट अर्ली। सबसे बड़ा आपका दोस्त टाइम है, टिप्स नहीं है शेयर बाजार की। टाइम इज योर बेस्ट कंपाउंडर्स, राइट। तो नाउ फाइनली मैंने एक स्किल बढ़ा दी। नाउ फाइनली स्किल सिस्टम। दोस्तों हर 6 महीने एक स्किल सीखो। एक्सेल सीखी, कैनवा सीखा,
वॉइस ओवर और इवन योगा। यस, योगा भी एक स्किल है। आप स्विमिंग सीख रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्किल। आपका फोकस, योगा से आपका फोकस, पेशेंस और एनर्जी सब इंप्रूव करता है। पर आपने कुछ तो नया सीखा। आपका कैरियर तभी ग्रो करेगा जब आप खुद ग्रो करोगे, राइट? योर इनकम ग्रोज ओनली एज फास्ट एज योर स्किल्स, राइट? इनकम कहाँ बढ़ती है? एक तो पिन कोड से बढ़ती है इनकम। मैं किस पिन कोड पे काम कर रहा हूँ। और दूसरी बढ़ती है पिन कोड के अलावा स्किल कोड से। मैं कितने स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूं। मैंने यहां लिखी हुई कुछ स्किल्स, जरूर नहीं है यही है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट मेंटली एंड फिजिकली। लर्न न्यू स्किल्स दैट हेल्प यू ग्रो इन योर कैरियर, वेल्थ एंड वेलबींग। देखो, फाइनेंस सीखो। सही बोलो, फाइनेंस सीखने से फायदा होता है कि नहीं? और हमको स्कूल में तो ये सीखने को ही नहीं मिला। सो फाइनेंस से क्या है? स्टॉक मार्केट, बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस मेरे को आने लगता है। कैसे शुरुआत करो? देखो, यूट्यूब पे आपको अच्छे वीडियोस भी मिलेंगे, राइट? प्रॉफिट फ्रॉम इट के कोर्सेज है जो आप ऑर्गेनाइज वे में सिखाने में काम लगते हैं। बुक से अच्छी अच्छी एग्जाम्पल यूज बिल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, कैरियर और बिजनेस के लिए क्या कौन सी स्किल है? कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे आई एम नॉट ए गुड नेगोशिएटर, तो मेरे को नेगोशिएशन सीखना है। यस, आई एम एबल टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली। यस, कम्युनिकेशन इज अ गुड स्किल, पर मेरी कमी नेगोशिएशन है। आई विल हैव टू लर्न इट, राइट? क्या है मेरे लिए सीखने के लिए? ऑनलाइन कोर्सेज, टेड टॉक्स, मेंटरिंग, बेटर वर्कप्लेस परफॉर्मेंस मेरा हो सकता है। टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, ये जरूरी है दोस्तों। एक्सेल, पावर बीआई, एआई टूल्स, राइट? सो चैट जीपीटी, नोशन एआई, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है। अब अमरनाथ ठाकुर जो हमारे स्टूडेंट है, राइट, उनके भी अच्छे एक्सेल एक्सेल के क्लासेस है। वी कैन डू इट, राइट? तो मैंने कई अलग अलग स्किल्स लिखे, सब काम की है। क्रिएटिव एंड डिजिटल, टीचिंग एंड कोचिंग, वॉइस एंड ऑडियो, राइटिंग एंड कंटेंट, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, सब इसमें आता है, राइट? यहाँ पे जैसे जो मैंने डेटा आप लोगों को दिया हुआ था, जस्ट लेट मी सी, इधर गया, या स्किल्स का, राइट? मैंने उसमें आपको यहाँ पे माला उन्नति मैडम का भी यहाँ पे नाम लिखा है। सी इज ऑल्सो अवर स्टूडेंट, और बहुत अच्छे ट्रैकिंग के उनके प्रोग्राम चलते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ हर, राइट? सो डूइंग गुड। सॉफ्ट स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क, लीडरशिप, बुक्स लाइक एटॉमिक हैबिट्स, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज हमें काम लग सकती है दोस्तों, राइट? तो मैंने ये सारी चीज क्यों दी है? अपने आप को सुधारने के लिए। आप हॉर्स राइडिंग सीख रहे हो, स्किल। आपने शूटिंग सीखा, स्किल। आपने मार्शल आर्ट सीखा, स्किल। कुछ ना कुछ स्किल आपको कभी ना कभी दोस्तों काम लग, राइट? सो टिप, योर पोर्टफोलियो ग्रोज विथ इनकम, योर इनकम ग्रोज विथ योर स्किल। जो मैंने बताया, इनकम दो से बनती है, पिन कोड, स्किल कोड, राइट? सो दोस्तों, आज जो हमने जाना, लेट मी गिव यू समरी। बजट एंड ट्रैक करना सीखा। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग ये कर पाओ, बराबर? सेव एंड इन्वेस्ट ऑटोमेटिकली, कंट्रोल डेब्ट एंड बिल्ड इमरजेंसी फंड। चूज राइट फंड और क्रिएट योर ओन फंड। मल्टी एसेट समझो इन सब चीजों को। थीमेटिक फंड में पहले न जाओ, वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो कुछ थीम पे डिपेंड है। शुरुआत में यही चीज आपके लिए। जब आपका अच्छा पैसा लग जाता है, फिर आप थीम बेस्ड निवेश कर सकते हो। चलो, मुझे मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना है, कैन डू इट। मुझे लगता है टूरिज्म बहुत बढ़ेगा इंडिया में, आई कैन इन्वेस्ट इन टूरिज्म कंपनी। बाद में, पहले ये चीजें। इन्वेस्ट विद माइंड सेट, नॉट इमोशंस। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रिक्वेंटली आपके लिए, जो लोग पूछते हैं उनके ही मैंने लिखे हुए, तो आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको ब्लॉग तो दे दिया है, राइट? दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज हमने बातें की, ये शेयर बाजार की टिप्स नहीं थी, पर इनसे अगर हम अपने पोर्टफोलियो को जरूर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम स्ट्रेस फ्री, हम रिस्क फ्री दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डिस्क्लेमर बता दूं, फॉर एजुकेशनल अवेयरनेस ओनली, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनी प्रोडक्ट। ऑल एग्जांपल्स आर फॉर इलस्ट्रेशंस। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे ये ब्लॉग रखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम इट की, यू कैन गो थ्रू। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ब्लॉग डाल दूंगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन द चैट बॉक्स। उससे
वो जो आपकी कमेंट अगर मैंने इसमें क्लियर नहीं की होगी तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, राइट? सो इट वाज ग्रेट एंड प्लेजर टॉकिंग विद एवरीबॉडी एंड आई नो many of you are already on your road toward wealth. Just consistently आगे बढ़ते जाओ. Thank you so much and Jai Hind to everybody.